साथ के सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बात करें कक्षा 7 और विषय सामाजिक अध्ययन की। विषय सामाजिक अध्ययन और तीसरा पाठ हमारा पूरा हो चुका है, दिल्ली के सुल्तान। आज इसके हम प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न उत्तर है दिल्ली सल्तनत, हम ये सारा का सारा मैटर पढ़ लिया। कौन कौन से सुल्तान थे, कैसे कैसे शासक बने, दिल्ली सुल्तानों के बारे में जानकारी हमने पढ़ी। ये सारी रजिया के बारे में, मिनहाज सिराज के विचार, ये सारे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, क्लियर हो चुका है हमारा सारा। और खिलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नज़दीक से एक नज़र सारी पढ़ चुके हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम, ये गुलाम भी पढ़ लिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, ये भी हमने पढ़ लिए। सरदार और उनकी किलेबंदी, ये भी पढ़ लिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ये भी पढ़ लिया। 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये सब पढ़ लिया। अब देखिए प्रश्न कौन कौन से। अभ्यास प्रश्न फिर से याद करें। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो देखिए शुरुआत हम जब इस पाठ की करेंगे तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली सल्तनत। देखिए ये दिल्ली सल्तनत है और ये पहले का उत्तर हो गया। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, दिल्ली तोमरों की राजधानी बनी, ध्यान रखना, तोमरों की राजधानी बनी। यहाँ उत्तर सीधा लिखना, तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, तोमर व चौहान, यहाँ सीधा लिख लेना चाहिए। क्या लिखोगे, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की। तो लिख लेना तोमर और फिर चौहान, तोमर चौहान ऐसे लिख लेना, तोमर व चौहान। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की, तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा फारसी। कौन सी थी, फारसी भाषा थी, लिख लेना फारसी भाषा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी, ध्यान रखना। तीसरा, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो आप क्या लिखोगे, अलाउद्दीन खिलजी। क्या लिखोगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम है ना, अलाउद्दीन खिलजी, वो खिलजी है। तो किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, लिख लेना। और दूसरे का उत्तर, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा थी फारसी। और पहले प्रश्न, दिल्ली में पहल किसने राजधानी, पहले तोमर और फिर चौहान। तो लिख लिया, फटाफट उतार लो। तीसरे का उत्तर है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश था। तो उतार लीजिए तीनों के तीनों प्रश्न। फिर चौथा बताता हूँ आपको। अगर आप थोड़ा जल्दी होता है ना तो प्रश्न को, वीडियो को रोक लिया करो ताकि आप आराम से उतार सको, क्योंकि आपकी हर सप्ताह, हर 10 दिन बाद आपकी कॉपियाँ चेक होती है, ध्यान रखना। और साथ साथ में याद भी करना है आपको। सर आते हैं ना घर पे, तो आपकी कॉपी, आपको से पाठ भी सुन सकते हैं, तो साथ साथ में याद किया करो। तो उतार लिए तीनों, और साफ साफ बढ़िया तरीके से काम किया करो, काटा बाटी नहीं करनी बिल्कुल भी कॉपी के अंदर, आराम से। चौथा प्रश्न देखो, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया। तो लिख लेना मोरक्को, मोरक्को देश से आया। कहाँ से, मोरक्को देश से। तो ये लिख लो, मोरक्को। लिख लिया। अब देखो पांचवा, आइए समझे, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसान के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। अब तो आगे चलते हैं जहां हमने सेनापतियों के बारे में पढ़ा था।
ये रहा न्याय चक्र के अनुसार। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क ए मुरीद ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं रह सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व भी तभी चुकाते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होते थे। तब भी ऐसा हो सकता था जब राजा, न्याय और प्रशासन। ये 5वें का उत्तर लगा लेना। न्याय चक्र के अनुसार हो गया ना, 5वां हो गया। ठीक है, फिर छठा देखो। छठा, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो अभी देखा था हमने। ये देखो, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करना, जंगलों को साफ और पर्यावास। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। तो ये लगा लेना छठे का, यहाँ से छठे का अनुस्वर ये हो जाएगा। यहाँ तक लगा लेना बस, छठे का इतना लगा लेना। ठीक है। सातवां देखो क्या है। मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। अपने विचारों में सुल्तान के आदर्शों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे। मुक्ति, अब मुक्ति देखियो क्या है। ढूंढना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न इस तरह का है ना, पता नहीं अपने कहाँ पढ़ा था इसको। तो देखते जाओ कहाँ मिलता है ये। ये कोई पद था।
पढ़ा था क्या आपने या नहीं पढ़ा था? आएगा, पद तो आएगा इसकी मुक्ति का, कहीं तो कहीं था। ये रहा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये देखो, सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना को विभिन्न प्रकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले जो इकतारी होते थे, इकतार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज यहाँ से लगाना है आपको, सही रूप से क्या लगाना है हमें, मुक्ति पूछा है, मुक्ति का फर्ज 7वां नंबर है। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे और राजस्व की वसूली के रूप में तनख्वाह देते थे। और मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था, उनका वंश परंपरा से न चले और कोई एकता थोड़े थोड़े समय ले, इसके लिए सिद्धांतरित कर दिया जाए। यहाँ तक है 7वां, ठीक है, 7वां यहाँ तक है, ये लगा लेना। तो ये देखो, तो नाम क्या है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी धन, इसके नीचे आइए यहाँ, तो कहीं मिले नहीं आपको, यहाँ तक, ये 7वां है। ठीक है, अब देखो एक 8वां प्रश्न और कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका उत्तर लिख लेना 8 नंबर, ये उत्तर हो जाएगा किसका, 8वें का। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए, इतने प्रश्न करने आपको कॉपी में, और मंगोल आक्रमण और ये सारे हो गए। ठीक है, तो कल अपने अगला चौथा पाठ पढ़ेंगे।